नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली की तरह जो कि 3 बजे मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि स्पेशल मॉडल पेपर आपका इसमें सॉल्व कराया जाता है और इसमें नोटिफिकेशन आपका नहीं जाता है, तो आप लोग यहाँ पर टाइम से आया करें क्योंकि क्लास आपके 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष को कहते हैं। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे। यहाँ पर 1 का जो ऑप्शन है राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, कृषि हो जाएगा। याद रखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। राजकीय कृषि भूमि में होने वाली जो आय थी उसे सीता कहा जाता था, जबकि राजकीय कृषि भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 को देना है और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा नंबर, याद रखिएगा 1674 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था, जिसका ऑप्शन आ रहा है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे औरंगजेब के समय निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। चलिए, औरंगजेब के समय जाट नेता था चूड़ामन। क्या था? चूड़ामन ने भरतपुर की स्थापना 1700 ईस्वी में किया था और यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न मराठा सरदारों में से किसने बादशाह फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी। बताइएगा कि निम्न मराठा सरदारों में से किसने बादशाह फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी। 4 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। दोस्तों याद रखिए, बालाजी विश्वनाथ, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रिटेन की मुक्त व्यापार नीति निम्नलिखित में से कौन लाभान्वित हुआ। ब्रिटेन की मुक्त व्यापार नीति से निम्नलिखित में से कौन लाभान्वित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इससे जो लाभ हुआ वो आपके ब्रिटिश उद्योग को प्रॉफिट हुआ था। किसको? ब्रिटिश उद्योग को ही प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर इसके राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 देना है। आपका जो आंसर बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर है मैडम भीकाजी कामा। दोस्तों याद रखिए, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जिसका आ रहा है सी नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। 7 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। इनका नाम है शंकर नायर। क्या है? शंकर नायर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। तो ये दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। बताइएगा, दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान किया गया वो किस अधिनियम के तहत किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देना है। और 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1935 के अधिनियम के तहत। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत यहाँ पर दिल्ली में न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो भी केंद्रीय न्यायालय की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। चलिए बताइएगा कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देना है। आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जवाब यहाँ पर बी नंबर और सी नंबर। और इस क्वेश्चन को लगभग हमने हर एक मॉडल पेपर में आपको सोल्व कराया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क यहाँ पर दे रहे हैं। इसका जवाब आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ठीक है ना। इसका जवाब आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा, क्योंकि लगभग देखा जाए हर एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको मिला भी है, हमने आपको सॉल्व भी कराया है और ये वाला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। चलिए निम्नलिखित में से जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में। और 11 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर, दोस्तों याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बनेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ये नंबर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए भाई, जो लोग अभी तक पीटी के जो प्रैक्टिस सेट हैं अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट मात्र आपके 60 रुपये में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, देव जी के ट्रिक्स।
हमारा ऐप है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो भी पीडीएफ होगी उसमें क्या होगा, क्वेश्चन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन के नीचे नीचे आंसर होगा। तो आप लोग एग्जाम के समय क्या होगा, फास्ट तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर फ्री आपको क्लासें यूट्यूब में दे रहे हैं, हमारे हिसाब से जितनी क्लासें दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को जमतराई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देना है, यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को जमतराई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया वो आपका डी हो जाएगा, आपका थाईलैंड की कृषि है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं। यहाँ पर जीआई टैग भी आपको मिला है, यहाँ पर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉफी की हैं, किसकी हैं, कॉफी के हैं, जिसको जीआई टैग भी दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है रास तनुरा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है। बताइएगा, रास तनुरा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देना है। 14 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, 14 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, सऊदी अरब के पूर्वी तट के किनारे आपका है। दोस्तों याद रखिए, ये सऊदी अरब के पूर्वी तट के किनारे पर है। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए विख्यात है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा, मैनचेस्टर हमने आपको कई बार बताया, मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ पर देखिए जो आपका सूती वस्तु उद्योग है, याद रखिए ब्रिटेन में स्थित है मैनचेस्टर, जिसे सूती वस्तुओं का मुख्य उत्पादक स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइएगा कि नेफेड की स्थापना पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, पिछली बार एग्जाम में इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा, 1958 में की गई थी। कब की गई थी, तो आपके 1958 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जोड़े में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। कह रहा है विटीकल्चर आपके अंगूर की खेती को कहते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन दिया है, बिल्कुल सही दिया है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है, ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया सेरी कल्चर, कह रहे सब्जियों का उत्पादन। तो भाई सब्जियों का उत्पादन जो होता है ये ओलेरी कल्चर होता है। क्या होता है, ओलेरी कल्चर होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया है। अब सेरी कल्चर में होता है रेशम कीट पालन, है ना, रेशम होता है, इस कारण से डी नंबर गलत दिया गया है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। दोस्तों आपका जवाब आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीसी महालनोबिस किस पर है, तो आपकी पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हेरोड डोमन मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर ये जो आपकी दिया है गाडगिल मॉडल, ये आपकी चौथी आपकी थी, ये चौथी थी। ये जो आपका सुखम दुखम दिया है ये तीसरी मॉडल पर आपके थे, ठीक है ना। इस प्रकार से चारों जो दिए हैं वो बिल्कुल क्रम से दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पैसों के हस्तांतरण के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च यूपीआई का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। तो ये बताइएगा, यूपीआई जो आपका है ना, ये इसका पूरा कह सकते हैं नाम पूछा गया फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म वाला जरूर पूछा जाएगा। पिछली बार नेफा पूछा गया था, ठीक है ना। इस बार देखिए कोई क्या पूछा जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से पूछा जाएगा। दोस्तों 19 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा, यूपीआई का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में रघुराम राजन और नंद नीलेकंठी द्वारा ये कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे डिजिटल मुद्रा हेतु भीम ऐप का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। बताइएगा कि डिजिटल भुगतान हेतु भीम ऐप का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। बहुत हाईलाइट में चल रहे हैं क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा 2016 में। कब, 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन भीम ऐप का लॉन्च किया था। ऑप्शन आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, कह रहे हैं किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए 21 का ऑप्शन बनेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो बताइएगा कहां से ग्रहण किए गए हैं।
चलिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, ये कहां से किए गए हैं? तो जवाब लगभग सभी का जवाब आ गया है। ऑप्शन लॉक करते हैं, आपको ऑप्शन बी याद रखिए आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। और यहां से एक क्वेश्चन 100% लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आना ही आना है। याद रखिए नीति निर्देशक तत्व से आएगा ही क्वेश्चन। पूछेगा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अवाद्य योग हैं। क्या है भाई? ये अवाद्य योग हैं। इनका जो आर्टिकल है वो आपके 36 से लेके आपके 51 तक आपके इनका है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? बताइएगा। कह रहा आपसे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? यहाँ पर जवाब दी 23 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए मौलिक अधिकारों का है ना संशोधन कर रहा जाता है आपके संसद के द्वारा। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा, बी नंबर बनेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में इनका वर्णन है। और लिया कहां से गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? चलिए बताइएगा, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा कभी भी टेस्ट पेपर याद रखिएगा हो सकता है प्रारंभ में कठिन हो और हो सकता है कि लास्ट में सरल हो। तो जब आप लोगों के पास पेपर मिले तो आप लोग एक बार जल्दी से कम 2 मिनट का समय निकाल कर उसे देख लिया करें। जब आपको लगे कि नहीं हमको कुछ आता ही नहीं है तो अपने अनुसार सॉल्व करिए, जो हिसाब से तुक्का मार के करना है। लेकिन जब कभी पेपर आपका मॉडरेट हो तो आप ये समझिएगा कि आराम से उसको सॉल्व करना है। जो आपको आता है उसको पहले सॉल्व करिए, जो नहीं आता है उसे बाद में सॉल्व करना है। जो बिल्कुल नहीं आता है अगर लेकिन आपका अच्छा स्कोर चला गया है फिर तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में अंतः स्थापित किया गया। प्रारंभ में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके नहीं थे, लेकिन बाद में इनको ऐड किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, जो कि आपका जवाब हो जाएगा 1976 में ऐड किए गए थे। किसकी अनुशंसा पर? किसकी अनुशंसा पर ऐड किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को कहा जाता है। यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, बहुत बार पढ़ा होगा कि समान परमाणु क्रमांक हो परंतु यहां पर भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर समस्थानिक। क्या होता है? समस्थानिक। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहा जाता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? यहाँ पर 27 नंबर में तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। क्या होता है? पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, बताइएगा क्या उपयोग होता है? चलिए फोटोग्राफी में उपयोग क्या होता है 28 नंबर में? चलिए जवाब आ रहा है बी नंबर, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए भाई, बताइएगा कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? 29 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा विटामिन बी12। क्या हो जाएगा? विटामिन बी12 को कहते क्या हैं? साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 30 नंबर देना है। चलिए तो लगभग देखा जाए तो यहां पर आपका 40% के लगभग होता है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। लगभग 40% होता है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, है ना। यहां पर एक दिन हमने बताया था कि 42% लगभग, है ना। तो लगभग आपका देखा जाए तो यहां पर ए नंबर आपका सही किया जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आप कहेंगे विद्या धनार्थी। क्या कहेंगे? विद्या धनार्थी कहेंगे, विद्या धनार्थी कहेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या हो गया है, आपका जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है, ए नंबर बनेगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कानन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कानन का पर्यायवाची बताइए। चलिए भाई सर जो तरकारी में पड़ती है वो सोयाबीन? नहीं भाई, एक सोयाबीन जैसे आपका चना होता है ना, चना को फुलाकर खाते हैं, और एक सोयाबीन होता है जिसे फुलाकर वो भी करते हैं, जिसकी सब्जी एक होता है दाने वाला होता है, दाने वाला, ठीक है ना, उसको खाना चाहिए। वो सोयाबीन अलग हो जाती है। जो दाने वाला होता है सोयाबीन जो चना जैसा होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए ये जो खाने वाला होता है जो आपका गोल गोल होता है इसमें फाइबर होता है ना, उसमें क्या होता है? फाइबर होता है।
चलिए, गर्म पानी पी रहे हैं, कॉफी नहीं पी रहे हैं, गले में खराश है इसलिए गर्म पानी पी रहे हैं। हमारी किस्मत में कॉफी पीना नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कानन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है 32 नंबर में? तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से परिसीमन का विलोम क्या होता है? बताइएगा, परिसीमन का विलोम क्या होता है? चलिए, परिसीमन का होता है, यहां पर देखिए आपका जवाब, परिसीमन मतलब होता है जो सीमा निश्चित कर देना। परिसीमन मतलब होता है सीमा निश्चित कर देना, और इसका विलोम हो जाएगा असीमन, है ना? क्या हो जाएगा? असीमन, अर्थात जो सीमा का समापन हो। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो आप दीजिए आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, वीडियो में लाइक शेयर की संख्या थोड़ा कम है, अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़े एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, भूल गए हैं या अभी लाइक नहीं किए हैं, तो भाई एक बार सभी लोग लाइक करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। ठीक है भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं तो भाई कमेंट तो कर रहे थे लेकिन भूल गए थे लाइक शेयर करने के लिए, तो एक बार याद दिला देते हैं क्लास में, ताकि थोड़ा हमें अच्छा लगने लगे, है ना? सभी लोग साथ यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, देखिए, कह रहा है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा कि बड़े काम छिपकर नहीं किए सकते हैं। भाई आप ही बताइएगा, क्या ऊंट की चोरी आप कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना? ऊंट की चोरी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इतना बड़ा होता है उसको कैसे देख लेंगे दूसरे लोग? तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होता है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है? आपका 35 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब जो है आयुष्मती। क्या होता है? आयुष्मती होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उस शब्द को चुने जो समूह में भिन्न है। जो समूह में क्या है? भिन्न है। 36 नंबर में जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए, कुतिया, गाय, लोमड़ी और बैल, बताइएगा यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए भाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कुतिया, गाय, लोमड़ी और बैल। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बैल। चलिए भाई बैल लगा देते हैं, है ना? यहाँ पर देखिए बैल जो आपका है वो पुल्लिंग है, बैल जो आपका है पुल्लिंग है, अदर जो आपके हैं क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030 में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 899 से बढ़ाकर 2030 तक कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यूपी से भी बहुत ही गजब के करंट अफेयर आपको मिलते हैं हमारे मॉडल पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर 919 करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 919 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में संपन्न पुरुषों की 58 सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है अर्जुन एरिगेसी। कौन है? अर्जुन एरिगेसी। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, और ये तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। देखो यहाँ पर दिया सरमत, और सरमत का जो सफल परीक्षण किया है वो किसने किया है? इसका नाम है यहाँ पर सी नंबर रूस ने किया है। किसने किया है? ये रूस ने किया है दोस्तों, याद रखिए। इसकी जो रेंज है वो 18,000 किलोमीटर है दोस्तों, 18,000 किलोमीटर दोस्तों, काफी लंबी दूरी है ना? 18,000 किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में प्रस्तुत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की शोध रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली किस नदी में पाई जाने वाली मछलियों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये नदी है आपकी कौन सी? चलिए, ये नदी है आपकी ऑप्शन सी कावेरी नदी पर पाई जाने वाली जो आपकी मछलियां हैं उन पर माइक्रो प्लास्टिक भी पाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है? यहाँ पर आंसर देना है। हमने बताया हमारे हर एक मॉडल पेपर लगाएंगे ना तो आपको यूपी के करंट पढ़ने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे फिर भी आपको स्पेशल करंट अफेयर यूपी के जरूर मिलेगी। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर 41 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर गाजियाबाद से दोस्तों कानपुर। ऑप्शन जो बनेगा है ए नंबर हो जाएगा गाजियाबाद से कानपुर दोस्तों, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये मई 2022 में मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला भारत के बाहर पहला देश कौन है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों। अभी हाल ही में एग्जाम जो हुए हैं
सभी एग्जामों में लगभग यूपीआई से क्वेश्चन बना है, तभी कहते हैं यूपीआई वाला जो भी क्वेश्चन हो, यूपीआई का फुल फॉर्म हो गया, यूपीआई आपका कब लॉन्च किया गया, यूपीआई अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, इसके बारे में अच्छे पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 42 का ऑप्शन है आपका नेपाल आ रहा है, सभी का जवाब आ रहा है नेपाल, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। 17 फरवरी 2022 को भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा निगम के अनुसार नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला भारत के बाहर पहला देश बन गया है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कि नगद लेन देन का डिजिटलीकरण को चलाने के लिए यहां पर अपनाया गया है, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2022 में निर्बाध एक्सप्रेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य में से कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर निर्बाध एक्सप्रेस वे प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यहां पर आंसर क्या बनेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, राजस्थान इसका आंसर है, और राजस्थान आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने मात्र एक स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी इनमें से कौन सा है। चलिए, जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने जीता है, चलिए यहां पर देखिए आपका जो जवाब है यहां पर डी हो जाएगा, इनका नाम है रवि कुमार दहिया। क्या नाम है, रवि कुमार दहिया है। दोस्तों याद रखिए रवि कुमार दहिया इसका आंसर राइट हो जाएगा, रवि कुमार दहिया है, ठीक है। ये 57 किलोग्राम प्रतियोगिता मतलब वर्ग में इन्होंने जीता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए कह रहा है उत्तर प्रदेश हाल ही में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भरमार है हमारे मॉडल पेपर में। कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ है। 45 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आपका जो आंसर है 45 नंबर में वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा नंबर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ है। और ये नए इंटरनेट जो आपके हैं आपके आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ में शुरू किए जाएंगे। कहां पर, एक बार फिर से सुनिएगा, ये जो शुरू किए जाएंगे वो आपके कहां पर है, आपके आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में शुरू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे। चलिए बताइएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे। तो दोस्तों आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, आपका जवाब बनेगा यहां पर बी नंबर 7 चरणों में हुए थे। कितने चरणों में, तो 7 चरणों में हुए थे दोस्तों। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। ऑप्शन हो गया यहां पर बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के सहयोग से हम्बन टोटा बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर 47 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर 47 का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर, श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा आपका। हम्बन टोटा बंदरगाह है आपका श्रीलंका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से सूडान की राजधानी बताइएगा। चलिए सूडान की राजधानी इनमें से है कौन सी, जल्दी से बताइएगा। सूडान की राजधानी पूछी जा सकती है, और यहां पर देख सकते हैं सूडान की राजधानी है खार्तूम। इसके पहले भी मॉडल पेपर में आपको मिला था, है ना। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है। दोस्तों याद रखिए खार्तूम। अगर हम आपसे पूछे तंजानिया की राजधानी, तो आप कहेंगे डोडोमा। ये जो आपकी डोडोमा है ये तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की नोट कर लीजिएगा। और मॉडल पेपर में राजधानी पढ़ लोगे ना तो यहीं से आपको मिल जाएगा। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर सोमालिया की राजधानी, तो दोस्तों सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु है। ये है आपकी सोमालिया की है, कहाँ की है, सोमालिया की है। और इसके बाद यहाँ पर दिया कंपाला, तो ये बताइएगा कंपाला कहाँ की है, तो आप कहेंगे युगांडा की है। कहाँ की है, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किस वर्ष बिहार से पृथक कर झारखंड राज्य का गठन भारतीय संघ के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सी डेट को, 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। बताइएगा नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा 84। कितने, 84 ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 84 हो जाएगा। अनुसूचित जाति दिया गया है, अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं एससी के लिए। किसके लिए, एससी के लिए 84 सीटें आपकी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर जवाब देना है आपके 51 नंबर में। चलिए जवाब देख सकते हैं, आपका जो जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर 16 सितंबर। बिल्कुल जवाब सही है, 16 सितंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये हो गया 16 सितंबर को मनाते हैं। अब आपसे पूछेगा कि जो ओजोन परत आपकी है कहां पर पाई जाती है, तो आप कहेंगे समताप मंडल में। किस पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अब आपसे पूछेगा कि ये जो आपकी ओजोन परत है ना, इसको मापने की इकाई क्या होती है, तो आपकी डॉप्सन होती है। क्या होती है? डॉप्सन होती है, डॉप्सन होती है, डॉप्सन होती है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, है ना, 16 सितंबर 1987 में। तो ये भी याद रखिएगा, है ना, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंध है वो आपकी ओजोन परत से ही संबंधित है। अब एक पॉइंट होगा कि ओजोन परत में देखा जाए, ओजोन परत का नाश हुआ है सबसे ज्यादा कहां पर? सबसे ज्यादा ओजोन परत का जो नाश हुआ है ये कहां पर? तो आप कहेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका अर्थात जो श्वेत महाद्वीप है ना। क्या बोलेंगे? जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है अर्थात श्वेत महाद्वीप है, वहां पर सर्वाधिक इसका क्या हुआ है? क्षय हुआ है। वहीं पर होल भी आपका है, याद रखिए ओजोन परत का जो होल है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही है, क्योंकि वहां पर जो आपकी गैसें CFC वो ज्यादा है, क्योंकि वहां पर शोध संस्थान ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है। इसका आंसर क्या बनेगा? चलिए, इसका आंसर यहां पर देखिए, आपका जो जवाब है वियना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए हो जाएगा वियना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा स्थित है, कहां पर स्थित है? तो चलिए दोस्तों बताइएगा शेर शाह का मकबरा कहां पर है। तो दोस्तों ये आपका है कहां पर? आपके सासाराम में है। ये बताइए सासाराम है कहां पर? सासाराम जो आपका है तो ये है कहां पर? बिहार में है, बिल्कुल सही है, बिहार में है दोस्तों। और ये एक मकबरा की खासियत है, ये अष्टकोणीय पद्धति में बना हुआ है। कैसा? ये अष्टकोणीय पद्धति आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं तो 8 कोण हम बना दे रहे हैं उठपटांग से, जैसे बन जाए। मतलब ये अष्टकोणीय पद्धति का बना हुआ आपका पहला ऐसा मकबरा है। दूसरी खास बात यह है इस मकबरे की कि आपके अंदर जो आपका है वो आपका भारतीय कला है और बाहर क्या है? फारसी है। अर्थात दो कलाओं में, भारतीय और जो आपका कह सकते हैं कि जहां का ये था, है ना, अफगानी, तो यहां पर ये दो आपकी कलाओं से निर्मित किया गया है। ठीक है ना, सासाराम बिहार। अब यहां पर देख सकते हैं शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक अर्थात जो GT रोड है इसी ने ही बनवाया था, इसी ने ही बनवाया था। ठीक है ना, साथ में शेर शाह सूरी ने जो कि आपका जैसे एक शेर शाह सूरी ने नापने की गजे सिकंदरी संबंधित एक था भाई, पैमाना भी बनवाया था ना शेर शाह सूरी ने, और भी अच्छे कार्य किया उसने। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाँ, सिक्का भी चलवाया था उसने, चांदी का सिक्का भी चलवाया था। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है? कितनी होती है भाई? कुछ लोग यहाँ पर 6 दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर 4 दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर 5 दे रहे हैं। अब बताओ किसकी बात माने। चलिए दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, बास्केटबॉल में जो प्लेयर होते हैं वो आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन अगर पूछे वॉलीबॉल में, क्या पूछे? वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में आप बताइएगा 6 होते हैं दोस्तों। कितने? 6 होते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग भूल क्यों जाते हैं भाई? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के क्वेश्चन गलत आ रहे थे दोस्तों। याद रखिएगा, हमने बताया था वॉलीबॉल, इसमें 6 होते हैं। संख्या यहाँ पर वर्णों की संख्या कम है लेकिन प्लेयर की संख्या ज्यादा है। बास्केटबॉल में वर्णों की संख्या लगभग देखा जाए 6 के करीब है, लेकिन प्लेयर की संख्या कम है। रटने के हिसाब से आप रट सकते हैं। बास्केटबॉल में होते हैं 5, वॉलीबॉल में होते हैं 6 होते हैं। यहाँ पर जो 4 होते हैं ये किसमें होते हैं? पोलो में। किसमें? पोलो में होते हैं 4 होते हैं, याद रखिएगा। और जिम्नास्टिक में होते हैं 8, जिम्नास्टिक में होते हैं 8 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा बास्केटबॉल में वो बनेगा यहाँ पर 5 बनेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, कह रहा है द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर देखिए आपका जो 55 नंबर में है, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है, ये अमिताभ घोष का है दोस्तों। ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी, अमिताभ घोष इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की परत सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? दोस्तों आप जानते हैं ओजोन परत जो आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। ऑप्शन बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से या निम्न में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्य की रचना की? तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपको मालूम है विजयनगर कहाँ का है, ये दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भाषा कौन सी है? तुक्का मारेंगे तो भी आप लगा देंगे तेलुगु भाषा। क्या? तेलुगु इसका जो ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहां पर निर्मित किया था? भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग जो स्थापित किया, ये कहां पर स्थापित किया था? 2 का ऑप्शन देना है।
चलिए 2 के भी ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर कोचीन में। दोस्तों याद रखिए जिसका भी जवाब आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोचीन इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इनका मुख्य जो फोकस था वो मसालों पर अधिकार स्थापित करना था। क्या इनका जो मुख्य फोकस था, लक्ष्य था, ये मसालों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए यहाँ पर स्थापित किया था, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उस शासक का नाम बताएं जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। चलिए वास्को डी गामा का कालीकट में जो स्वागत किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए जमोरिन ने किया था, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो देखो यहाँ पर दिया है भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का मुख्य कारण क्या था या प्रमुख कारण था क्या? तो कमजोर सामुद्रिक शक्ति। क्या कमजोर सामुद्रिक शक्ति के कारण ही यहाँ पर कह सकते हैं कि डचों की यहाँ पर पराजय, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके मछलीपट्टनम और पेट्टापुल्ली में अपने फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन कमजोर होने के कारण यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा ये पराजित हो गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? चलिए 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार जो किया वो किसने किया था? तो यहाँ पर जगह मौलवी अहमद उल्ला। कौन है? मौलवी अहमद उल्ला का नाम आपने सुना होगा। ये देखा जाए मूल रूप से तमिलनाडु के अर्काड जिले के रहने वाले थे और उन्होंने यहाँ पर आपके उत्तर भारत में फैजाबाद में आकर, कहाँ पर? फैजाबाद अर्थात जो आपका वर्तमान में अयोध्या नाम है, वहां पर आकर गए थे और वहां पर आंदोलन यहाँ पर संभाला था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 6 नंबर जो आपका दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंदोलन होगा। याद रखिए स्वदेशी आंदोलन ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से ये संपन्न हो गया था। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा होगा भाई, इसका ऑप्शन बी वाला जो कि सबने सही लगाया था। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी-इरविन समझौता हुआ था, 7 नंबर आपसे पूछा गया है, गांधी-इरविन समझौता 7 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपका जवाब बी हो जाएगा 1931। क्या हो जाएगा? 1931 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। हमने बताया था कि गांधी-इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ था। बिल्कुल है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता पूछा गया है। तो चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन? चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही जवाब है। 8 का जिसका ऑप्शन आ रहा है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती संगठन ने ये पश्चिमी प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ठीक है ना? सभी का जवाब सही है, वेरी गुड। अगला बताइएगा, क्वेश्चन यह है, कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी या कहां पर हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये कहां पर की गई थी? तो दोस्तों आपका याद हो जाएगा, सी नंबर आपके कानपुर में की गई थी। कानपुर में की गई थी। दिया गया है यहाँ पर कह रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा है? 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, बाल गंगाधर तिलक, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कटिहार आपके जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है ना? बर्नपुर आपके लो और इस्पात के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दिया है बांसबेरिया दोस्तों, यहाँ पर जो बांसबेरिया है ये आपका गलत दिया गया है 11 नंबर में सी। याद रखिए ये जूट उद्योग है। क्या है? ये जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? अर्थात इनमें से ये बताना है कि कौन से ग्रह हैं जिन्हें गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमने बताया था कि आपके 2 प्रकार के ग्रह हैं, एक पार्थिव ग्रह और आपके बाहरी ग्रह। और बाहरी ग्रह को हम बोलते हैं क्या? गैसीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण गैसों से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर में कौन सा बनेगा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो आपके कैसे बाहरी ग्रह हैं और ये आपके गैसों से बने हैं, इस कारण से इनको हम लोग गैसीय ग्रह कहा जाता है। इनके निर्माण में प्रमुख रूप से कौन सी गैसीय आपकी है, इस कारण से है। तो ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पर दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका क्या, यहाँ पर सी नंबर 17.7%। क्या? 17.7% इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर जिसका है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? बताइएगा किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए आंतरिक जलमार्गों का पश्चिमी यूरोप में, कहां पर? पश्चिमी यूरोप में यहाँ पर काफी ज्यादा विकास हुआ है। यहाँ पर जो व्यापार होता है अमेरिका से व्यापार होता है ना, तो यहाँ पर पश्चिमी यूरोप इसका आंसर बनेगा। याद रखिए ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्न नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त मानी जाती है? आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त 3 में से कौन सी नदी है? 15 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 15 नंबर में, चलिए
वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर, जिसका राइन नदी आ रहा है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी आपकी जो है आंतरिक जलमार्गों में राइन नदी है, और इसके मुहाने से लेकर लगभग 800 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर सीधा परिवहन संभव आपका है। तो इसका जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर ये फर्स्ट नंबर पे आपकी है तो सेकंड नंबर पे आपकी डेन्यूब नदी का स्थान आता है, जो कि महत्वपूर्ण नदी होती है जो कि जलमार्ग के लिए। तो फर्स्ट नंबर में आपका यहाँ पर राइन है और सेकंड नंबर पे यहाँ पर डेन्यूब नदी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको जवाब देना है 16 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी, जो कि सही दिया गया है। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है, तो ये भी सही दिया गया है। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, या अरे नहीं भाई गलत दिया गया है, गलत दिया गया भाई, गलत दिया है, दोनों नहीं सही हैं, दोनों नहीं सही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इसका ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यालय नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में नहीं है, मुख्यालय है आपके लखनऊ में है भाई। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, लखनऊ यहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ। और यहाँ पर गलत पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो सही है कि 90 में स्थापना हुई थी, लेकिन नई दिल्ली में नहीं है, ये लखनऊ में है। अब देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट आपका सही है तो दूसरा गलत है, और पूछा गया गलत है ना, गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए बी नंबर है, केवल दूसरा गलत है, केवल दूसरा क्या है दोस्तों, गलत है, और पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों समझ गए होंगे, क्लियर है ना। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हमसे भी वो देखो होने वाली थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गलत कभी जल्दी पूछा नहीं जाता है, और यहाँ पर गलत पूछ लिया है। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी, 17 नंबर में। तो नोट कर लीजिएगा, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 1958 में, कब की गई थी, 1958 में की गई थी, याद रखिए, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, ठीक है, जिसे हम लोग नेफेड कहते हैं। क्या इसे नेफेड कहा जाता है, जो कि स्थापना हुई थी 1958 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया यहाँ पर दिया गया है, सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का संबंध किसे है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का जो संबंध है वो आपका किससे है। चलिए 19 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए सौभाग्य योजना है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण हो। किसमें, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण हो, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है। भारत में नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है, 20 नंबर में ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दिया गया 97 से 2002, और 2 के बाद फिर 7, मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर या सी नंबर भी। चलिए बी नंबर, देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1997 से लेके 2002 तक जो आपकी रही है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा भी, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। चलिए बताना है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। देखो यहाँ पर आपका जो आंसर 21 नंबर में आपका भी हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कनाडा से हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि भारतीय संविधान अर्थात मूल पाठ में कितने भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान जो आपका है मूल पाठ में कितने भागों में विभाजित है, 22 नंबर का ऑप्शन देना है। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मूल पाठ दिया गया है। क्या, मूल पाठ दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भावनाओं को समझिए, बिल्कुल सही बात है, भावनाओं को समझिए। देखो दिया गया भारत संघ में राज्यों की संख्या कितनी है, भारत संघ में राज्यों की संख्या कितनी है। तो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, तरफ से भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का भाग जो 3 है इसका संबंध किससे है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों से है। किससे है, मूल अधिकारों से है। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जो आपका कह सकते हैं कि दिए हैं वो आपके मूल अधिकार में हैं, जो कि अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। चलिए मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो किसके पास है, किसके पास है यहाँ पर बताना है। चलिए सी नंबर बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों पर होता है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, और जो आपकी उच्च न्यायालय होता है वो 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, किसे मापते हैं। 26 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर। ऑप्शन कहां पर है, बी नंबर है बैरोमीटर, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना।
और ये जो बैरोग्राफ है ये क्या होता है? बैरोग्राफ, जो बैरोग्राफ होता है ये दाब, वायुमंडल के जो दाब होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको मापता है, ठीक है ना। उसको बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं, गैस का दाब। और जो आपका हाइग्रोमीटर होता है ये द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापता है, द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापता है कौन? हाइग्रोमीटर मापता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है? विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया दोस्तों। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा? चलिए 27 नंबर में यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद देखिए विद्युत वाहक बल का जो मात्रक वोल्ट होता है ना, यहां पर जो आंसर आपका होगा इसका आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर दिया है सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने दिया था? यहां पर 28 नंबर में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपके अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। बहुत बार आपने पूछा है तो बताइएगा, विटामिन B1 का नाम पूछा गया है तो बताइएगा विटामिन B1 का नाम क्या हो जाएगा? चलिए भाई बताइएगा, यहां पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? 29 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिए ऑप्शन बनेगा सी। यहां पर थायमिन क्या होता है? थायमिन। इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? विषाणु द्वारा होने वाला जो आपका रोग है वो आपका कौन सा है? चलिए 30 नंबर लॉक करिए जल्दी से। विषाणु से क्या हो जाता है? टिटनेस, प्लेग, पोलियो, सिफिलिस। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर जवाब आपको देना है 30 नंबर में, और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? सी नंबर। यहाँ पर देखो जवाब आ रहा है पोलियो, है ना। यहाँ पर सी नंबर है पोलियो, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। जो टिटनेस है, प्लेग है, व सिफिलिस है, ये जीवाणुओं से फैलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम पूछा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताना है। चलिए, हाइग्रोमीटर क्या मापता है भाई? हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है भाई। जो हाइग्रोमीटर होता है वो अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है, ठीक है। चलिए, गुप्त का विलोम जो होगा 31 नंबर में वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब देना है, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। क्या होता है? प्रकट। ऑप्शन कहां है आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गांठ का पूरा मुहावरिक अर्थ क्या होता है? गांठ का पूरा नाम नयन सुख, ऐसा आपने पढ़ा है। तो यहां पर हो जाएगा कि धनी या मालदार। क्या? धनी या मालदार। यहाँ पर देखिए 32 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कौन सा? डी नंबर है। धनी कह सकते हैं या तो मालदार भी कह सकते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत दिया गया है? 33 नंबर में कौन सा गलत है? कह रहा आपसे लोहा लेना मतलब होता है सामना करना, सही बात है। रास्ता नापना मतलब होता है चले जाना। क्या होता है? चले जाना। आकलन नहीं होता है। देखिए ऑप्शन भी गलत दिया है। रग रग जाना मतलब होता है अच्छी तरह से परिचित होना। और इसके बाद शैतान के कान काटना मतलब होता है बहुत चतुर होना। तो ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है ना? ये गलत पूछा है तो बी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उड्डयन के संविच्छेद का विकल्प बताना है। उड्डयन, और उड्डयन का संविच्छेद क्या होता है 34 नंबर में? तो आपका जवाब हो जाएगा उड्डयन में उत्तधनडयन, उत्तधनडयन। और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उत्तधनडयन हो जाएगा, जो कि व्यंजन संधि है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी हो जाएगी? चलिए, दिया गया आपसे सुसुप्त तो गलत दिया गया है ना। यहाँ पर रचयिता भी गलत दिया है, सृष्टा भी गलत दिया है। ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो दृष्टा दिया गया है वो आपका राइट दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए फिर जवाब दीजिए। यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? लाजवाब क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन आपका दिया है। तो बताइएगा कि मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है? तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। सही जवाब है माधुरी पुरी बुच है। और इसके पहले कौन थे? इन्होंने जो जगह लिया है वो किसकी जगह लिया है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्होंने जो जगह लिया है वो किसकी जगह लिया है? तो अजय त्यागी की जगह इन्होंने लिया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा क्या? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और होता है कि यह सेबी के, देख याद रखें कि यह सेबी की पहला महिला प्रमुख है और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली गैर आईएएस भी हैं, अर्थात ये आईएएस नहीं है।
ठीक है ना। अदर जो होते हैं इसमें कहीं ना कहीं आईएएस इसके प्रमुख बनाए जाते हैं, लेकिन ये आईएएस नहीं है, ठीक है ना। ऐसी महिला आपकी है जो इस पद को संभाले हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्ष 2022 की फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले शहरों में भारत का कौन सा शहर शीर्ष दूसरे स्थान पर है, जहां पर ज्यादा शोर होता है। तो ज्यादा शोर होता है, देखिए मुरादाबाद है, यहां पर जो आंसर बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और मुरादाबाद घंटी के लिए जाना जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि जब घंटी बजाएंगे तो क्या होगा भाई, शोर होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर इसमें पूछा जाए पहला स्थान बताइएगा विश्व में पहला स्थान, तो आपका बांग्लादेश का आता है। बांग्लादेश में कौन, ढाका, ठीक है, ढाका पहला स्थान पर आता है, याद रखिएगा। तीसरे स्थान के मामले में आपका इस्लामाबाद आता है, जो कि पाकिस्तान में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मार्च 2022 में संपन्न भारत व श्रीलंका के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या दिया गया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिए स्लाइनेक्स। क्या है स्लाइनेक्स जो आपका दिया है, ये भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास हुआ है, जो कि नौसैनिक अभ्यास है, मार्च 2022 में हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि हाल ही में मालदीव ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में मालदीव ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आकलन अवार्ड से सम्मानित किया है। यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रैना को, ठीक है, सुरेश रैना, यहां पर ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सुरेश रैना को ये अवार्ड से सम्मानित किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दोस्तों, यहां पर दिया है हाल ही में 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहां पर संपन्न हुए हैं। 13वें शीतकालीन ओलंपिक जो खेल है ये कहां पर संपन्न हुए दोस्तों, यहां पर आंसर देना है। दोस्तों वीडियो में लाइक की संख्या भी तो बढ़ाइए, लाइक शेयर भी करिएगा, आप लोगों को जवाब देना है भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, है ना। लेकिन आप लोग भाई लाइक शेयर की संख्या तो बढ़ाइए। यहाँ पर आज आपको टाइपिंग से पढ़ा रहे हैं, है ना, वैसे तो किताब से पढ़ाते थे, एक भी पैसा नहीं लगता था, लेकिन आज तो हमने यहाँ पर टाइपिंग भी करवाया है। टाइपिंग में 1 रुपया मतलब 2 रुपया पर क्वेश्चन लगता है दोस्तों, है ना, एक क्वेश्चन को टाइप कराने में 2 रुपया लगता है। तो लाइक शेयर तो सभी लोग करिए, आज आप लोगों के लिए हमने मेहनत भी किया है, इसमें टाइपिंग भी करवाया है, लाइक शेयर तो बनता है इस वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों 40 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है नंबर हो जाएगा बीजिंग में, कहाँ हुआ है, बीजिंग में इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, बीजिंग इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास किया गया है। बताइएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास किया गया है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ जिले में, कहां पर, लखनऊ कहां पर है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लखनऊ जिले में ये आपका किया गया है, विनिर्माण केंद्र शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, असम और मेघालय, ठीक है, ये 2 राज्य हैं जो कि 6 विवादित क्षेत्र थे, वो सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, असम और मेघालय के बीच हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तरफ से केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय जो लिया गया है वो आपके कहां पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके तमिलनाडु पर, कहां पर है, तमिलनाडु इसको ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 4 फरवरी 2022 को किस प्रदेश की झांकी को 4 फरवरी 2022 को किस प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी घोषित किया गया है। तो 44 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर आंसर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका आंसर है राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश की झांकी जो एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये विषय आपके आधारित रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस भारतीय अभिनेत्री को कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में जूरी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम क्या है, इनका नाम है ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण, ठीक है, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में जूरी के सदस्य से नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा से भारतीय मालदीव के मिनी कायद्वीप से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। मतलब मालदीव जो है भारत के मिनी कायद्वीप से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, क्या 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। ऐसे भी याद रखिएगा, 8 ऐसे बनाते हैं, ये भी गोला बराबर है, ये भी गोला बराबर है, यहाँ पर माँ कॉमन है, यहाँ पर माँ कॉमन है, तो याद रखिएगा, ऐसे भी याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया तुर्की की मुद्रा क्या है, तुर्की की मुद्रा पूछा गया है। तो तुर्की की मुद्रा है लीरा, क्या है लीरा, जो कि ऑप्शन क्या है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर डोंग, जो आपकी डोंग है ना, डोंग ये कहाँ की है, ये वियतनाम की है। कहाँ की है, वियतनाम की है, वियतनाम की है दोस्तों, ये वियतनाम नाम की है। अगर आपसे पूछे क्यात कहाँ की है तो आप लोग जवाब देंगे, क्यात अगर पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे, म्यांमार की है। कहाँ की है, म्यांमार की है। अगर सुम पूछ ले, सुम कहाँ की मुद्रा है, तो उज्बेकिस्तान की। कहाँ की है, उज्बेकिस्तान की है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर दिया गया है गोवा की राजभाषा निम्नलिखित में से क्या है। चलिए, गोवा की राजभाषा पूछे तो आपको जवाब देना है, यहाँ पर कोंकणी देना है। क्या, कोंकणी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है कोंकणी हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य भी कौन है, गोवा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए। कितना, 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन हो आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 50 दिसंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन हो आपका 28 फरवरी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 28 फरवरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे 24 फरवरी को क्या मनाते हैं, 24 फरवरी को पूछे तो आपको बताना केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्या, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं भाई, बताइए जल्दी से बताइए कि 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है। तो जवाब क्या हो जाएगा, हेग में है। हेग अर्थात जो आपके नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी आपके 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये कहां पर हैं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये कहां पर है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब इनमें से हो जाएगा मुंबई। और मुंबई की अगर बात करें तो आप लिख के कह सकते हैं महाराष्ट्र। क्या बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, औरंगाबाद मत लगाइएगा क्योंकि एलिफेंटा की गुफाएं पूछ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन बी लगाना है, आपके मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हार्नबिल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। चलिए, हार्नबिल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, 53 नंबर का जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हार्नबिल जो कि दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और ये आपके नागालैंड में, ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नागालैंड में दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इसरो उपग्रह केंद्र स्थित है, इसरो उपग्रह केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसरो उपग्रह केंद्र बताना है। चलिए, 54 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन हो आपका बी नंबर बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु इसका जो आंसर है, राइट हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम लेखक कौन हैं। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम लेखक इनमें से कौन से हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा यहाँ पर वी.एस. नायपल। और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था 1971 में। कब, 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर है तो भाई इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।